हर लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से हो। लेकिन मेरे पापा ने मेरी मर्ज़ी से शादी ना करके मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से करी। यानी कि कहीं मेरी मर्ज़ी भी नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी शादी मेरी मर्ज़ी से हो, मैं उसे जान-पहचान जाऊँ, फिर उसके बाद में मैं ये फ़ैसला लूँ। लेकिन पता नहीं क्यों पापा को ऐसा लगता था कि नहीं, बस इसकी शादी जल्दी से कर दें ताकि हमारे सर का बोझ हल्का हो। वैसे भी अम्मी के इंतकाल को भी 6 महीने हुए थे। मेरी शादी की उम्र नहीं थी, अभी मैं 16वें साल में लगी थी और पापा को ये फ़िक्र थी कि बस किसी तरह से मैं इसकी शादी करके अपने फ़र्ज़ अंजाम ले लूँ। और छोटी सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली भी थी, लेकिन अम्मी के मरने के बाद वो लाड प्यार पता नहीं कहाँ खो गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अम्मी ही प्यार करा करती थी। हमारी दुकान पे एक लड़का काम करा करता था। अक्सर आकर वो खाना लेके जाया करता था और घर के जो भी छोटे-मोटे काम होते थे, उससे करा दिए जाते थे। पता नहीं क्या पापा के दिमाग में बात आई और वो कहने लगे, ये लड़के को मैंने बचपन से अपने यहाँ पाला है और अपने यहाँ पर ही मैंने इसको रख रखा है। ये लड़का दिखने-भालने में सही है और इससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। बहनों ने सबने मना करा, भाइयों ने भी मना करा, क्योंकि भाइयों की भी अपनी-अपनी ज़िंदगी थी, अपनी लाइफ़ थी। भाभियों के साथ वो खुश थे और कहीं न कहीं बहनें भी अपनी-अपनी ज़िंदगी में खुश थी, बस रह गई थी तो मैं। ना तो मैं हाँ कह सकी, ना मैं ना कह सकी और बस पापा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर महीने जो सैलरी देता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो एक रूम ले लो आस-पास में और मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूँगा। मेरे पास जो भी कुछ है मैं थोड़ा बहुत तुम्हें दे दूँगा, थोड़ा बहुत मैं अपने लिए रखूँगा। पता नहीं क्या बात थी, उस लड़के ने हाँ कह दिया और इस तरह से मेरी शादी उस लड़के के साथ हो गई। शादी वाले दिन सबसे पहले तो मुझे इस बात का बड़ा एहसास सा हुआ कि मेरे कोई अरमान नहीं निकले थे, जबकि मैंने अपनी बहनों की शादी में बहुत अरमान निकाले थे। सबने मना करा था इतनी जल्दी शादी मत करो, लेकिन पापा नहीं माने और उठा के मेरा निकाह कर दिया। दागीने के नाम पे बस थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे दे दी गई, थोड़ा बहुत दान दहेज दे दिया गया और बस उसी दुकान के ऊपर वो काम करता रहा और मेरा निकाह हो गया। मैं उसके साथ में उस किराए के घर पे रहने लगी। कहाँ मेरे पास मेरा अपना घर था, ऐशो-आराम थे, अब मैं किराए के घर पे थी। असली ज़िंदगी मेरी वहाँ से शुरू हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये लड़का शक्की मिजाज है। थोड़ी-थोड़ी बात के ऊपर ये शक करा करता। अगर घर पे से कोई भी आता, कुछ भी लाता तो सबसे पहले ये पूछता, कौन आया था, क्यों आया था और क्या लाया था। हर छोटी-छोटी बात पे उसको शक करने की आदत थी। अभी लड़के का मिजाज थोड़ा-थोड़ा बदलने लगा था। अब इसने हमारे घर के पास से जो रूम ले रखा था ना, पापा से कह दिया कि अब ऐसा है, मैं अंकल जी मैं आगे कहीं जाकर दूसरी तरफ रूम लूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर सही नहीं है और ये रूम मुझे सही भी नहीं लगता। पापा ने भी कह दिया ठीक है, क्योंकि पापा को अब मुझसे ज़्यादा कुछ लेना-देना नहीं था। बस इस तरह से मैं इसके साथ दूसरे रूम में चली गई, दूसरी दुकान पे काम करने लगा। बात-बात पे कहने लगा कि तुम बड़े सेठ की लड़की हो, तुम्हारा मिजाज बहुत ऊँचा है, मुझ जैसे के यहाँ तुम कैसे रहोगी? और तुम्हारा रंग गोरा है, मेरा रंग काला है, हमारा जोड़ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इस शादी के रिश्ते को हम निभाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं निभा तो फिर हम अलग-अलग हो जाएँगे। अब अलग का नाम सुन के मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। बाप का घर है, लेकिन पापा मुझसे इतना कोई ख़ास वो नहीं रखते। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ था, पापा बहुत बदल गए थे। उन्हें अपनी शादी की फ़िक्र थी कि किसी तरह से मैं अपनी शादी कर लूँ। खैर बहरहाल इसी तरह से मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मेरा रंग गोरा है या कुछ भी है, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। और इस तरह से हमारी गृहस्थी हम नैन जमाई। अनजान जगह पर छोटी उम्र में मुझे ये भी नहीं पता था कि किस तरह से रहते हैं। मेरी बड़ी वाली बहन ने मेरा बहुत साथ दिया। जिस जगह उसने रूम लिया था, मेरी बड़ी बहन जाकर मेरी खैर खैरियत लेती, मुझे पूछती, देखती और मुझे समझा के आती। मुझसे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। शादी से पहले-पहले ही मैंने कुछ 2-3 चीज़ें सीखी थी। तो जब भी मैं खाना बनाती तो मेरा खाना जल जाता या फिर कच्चा रह जाता, जिसकी वजह से वो मुझे डाँटता भी और कभी-कभी हाथ भी उठाता। खाना फेंक कर के वो चला जाता और बस मैं मुँह देखती रह जाती। वो तो होटल में खाना खा के आ जाता, लेकिन मैं भूखी रह जाती। मैं बाजी के यहाँ पे जाती और वहाँ जाके खाना खाती और उनको सारी चीज़ बता देती। मेरी बाजी ने कहा कि ऐसा है, अगर तुम्हारे हस्बैंड को कोई एतराज़ ना हो तो तुम एक काम करो, मेरे यहाँ आ जाओ, मैं खाना पकाना सिखा दूँगी तुम्हें और
तुम यहाँ से पका कर के ले जाना, दोनों का खाना एक ही जगह पक जाया करेगा। तुम इस तरह से सीख भी जाओगी और घर गृहस्थी का भी पता चलेगा। ये बात आके जब मैंने अपने हस्बैंड को बताई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन टाइम सिर जाके टाइम सिर आना और खाना पकाना सीखो, क्योंकि खाना पकाना तुमसे बिल्कुल नहीं आता। और इसी बात पे हमारी लड़ाई होती थी। अक्सर मैं तो चुप ही हो जाती थी, क्योंकि मेरे साथ का बोलने वाला कोई भी नहीं था। अब बाजी के यहाँ मैं रोज़ जाया करती, अपना जो भी सब्ज़ी रहती है वो साथ में लेके जाती, या कभी-कभी मैं पैसे ले जाती और बाजी को देती कि बाजी ये पैसे डाल कर के इतने ही पैसे दिए हैं, और तुम इसी के अंदर है ना कुछ भी सब्ज़ी ला ले आओ जो कि, और पैसे डाल लो और फिर एक ही जगह पका लेंगे। तो बाजी इसी तरह से करती थी कि हमारी सबकी सालन, सब्ज़ी, रोटी एक ही जगह बनती। मैं वहाँ दोपहर का खाना खा कर के और ले कर के उनका खाना आ जाती। 10-15 दिन इसी तरह से गुज़रे, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मेरे ऊपर शक करने लगे और कहने लगे कि तुम रोज़ वहाँ क्यों जाती हो? इसका मतलब ये है कि तुम अपने जीजा जी को पसंद करती हो। तुम्हारी बहन तो है पागल और तुम्हारा जीजा जी है चालाक, तो तुम उसको पसंद करती हो। मैंने उनसे बहुत कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ़ खाना सीखने जाती हूँ। आपको तो पता है मुझे खाना पकाना नहीं आता। मैं थोड़ा-थोड़ा करके सीख रही हूँ, अभी मेरी उम्र भी नहीं है, बस इतना ही बोलना था। उम्र के ऊपर से जब बात आई तो उन्होंने मुझे फिर बहुत गुस्सा करा, फिर हाथ उठाया, मारा। यहाँ तक कि चप्पलों से भी उन्होंने मेरे सिर पे बहुत मारा और कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा है, इसलिए तुम मुझे ये जताती हो कि तुम्हारी उम्र कम है। मेरे हस्बैंड की और मेरी उम्र में 10 साल का फ़र्क था। पापा ने ये भी नहीं देखा था कि 10 साल का फ़र्क कितना बड़ा होता है। बस उठा के शादी कर दी थी। और फिर जब मेरी बहन को पता चला कि उसने मुझे बहुत मारा, मेरी बहन ने आकर के उसको समझाया मेरे हस्बैंड को और कहा कि ऐसे नहीं करा करते। तो मैंने कहा कि बाजी ये शक करते हैं, तो मेरी बहन ने उल्टा मुझे ही उनके सामने डाँटा और कहा, गृहस्थी को चलाने के लिए ऐसे ही सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं करते। समझ के चलो तुम भी और ये भी, दोनों जन मिल के समझ के चलोगे तो जभी गृहस्थी बनेगी। हर बात पे बाजी मुझे ही डाँट दिया करती थी और मुझे समझा दिया करती थी कि जब तक तुम समझोगी नहीं तो तुम्हारी गृहस्थी आबाद नहीं होगी। मुझे पता था मेरी बहन मुझे इसलिए समझाती है ताकि मेरा घर आबाद रहे और बसा रहे। लेकिन मुझे कहीं न कहीं गुस्सा आता कि बाजी हमेशा मेरा पक्ष नहीं लेती और उसकी ही साइड लेती है। इस बात पे कभी-कभी उनकी और मेरी भी लड़ाई हो जाती और मैं 2-2 दिन तक घर नहीं जाती। बस जितनी चीज़ें मैंने सीखी थी ना, मैं उतनी ही पका के खिला देती, फिर बाजी आती और मुझे मना के ले जाती। इस तरह से वक़्त गुज़रता रहा और वक़्त के साथ-साथ मैं सीखती चली गई खाना पकाना। अब मेरे हस्बैंड अचानक बाजी के घर आते और देखते कि मैं अकेली हूँ या मेरे जीजा जी घर पर हैं या बाजी हैं। अक्सर बाजी घर पर ही रहती थी, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो बाजी लेने जाती बाज़ार। तो उसके बाद में अगर मेरे हस्बैंड आते और मैं घर में अकेली मिलती, तो वो वॉशरूम चेक करते, टॉयलेट चेक करते और फिर देखते कोई है तो नहीं घर में। बाजी के 2 बच्चे थे छोटे-छोटे, तो वो सहम जाते थे ये सारी चीज़ें देख के। कभी वो मेरे मुँह पे थप्पड़ मार के जाते, तो कभी मुझे डाँट के जाते और मैं कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मेरी बाजी को मैं और तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। पापा से तो कहना ही बेकार था। बस एक दिन अचानक मेरी बाजी तो मार्केट चली गई सब्ज़ी लेने और वहाँ उन्हें देर हो गई। पीछे से जीजा जी आ गए, वो कहने लगे मुझे 1 कप चाय बना दो, मेरे सिर में दर्द है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उन्हें चाय बना के जैसे ही देने चाही वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए। मेरे हस्बैंड ने आकर के देखा कि मैं अपने जीजा जी को चाय दे रही हूँ, तो बस उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए घर ले गए। मेरे जीजाजी ने बहुत पूछा क्या बात है, क्या वजह क्या है जो तुम इस तरह से कर रहे हो? लेकिन उसने कहा कि हम हस्बैंड वाइफ का बीच का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। फिर उन्होंने मुझे घर ले जा कर के बहुत मारा और कहा कि इस वजह से तुम जाती हो, अय्याशी करती हो, ऐसे रहती हो, वैसे, मतलब उन्होंने बहुत तरह की मुझे गालियाँ दी और इतनी ऐसे-ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करे जो मैं कह भी नहीं सकती। कम उम्र के होने की वजह से, उसकी मार की वजह से मैं डरने लगी और कहीं न कहीं मैं घबराने लगी, क्योंकि अब वो मुझ पे हावी होने लगा था। मैंने 2 दिन तक मैं बाजी के घर नहीं गई और बाजी भी मेरे यहाँ नहीं आई। जब बाजी के यहाँ पर मैं 2 दिन के बाद पूछ कर के गई, तो मेरी बाजी ने पूछा तो मैंने बताया कि ब ऐसे-ऐसे बात थी, मैं चाय दे रही थी और इस तरह से मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने मुझे ऐसे-ऐसे कहा। तो बाजी ने कहा कि तुमने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नहीं,
मैं तो चुप रही लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं, आगे की कहानी कल।